हेलो। हाँ जी, प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज देखिए हम जो अंग्रेजी के बेसिक फंडामेंटल की बात करते हैं कि इंग्लिश का जो फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है वो होता है क्या? टेंस। यानी कि टेंस एक अंग्रेजी भाषा का आधार होता है और इस टेंस के बिना हम अंग्रेजी सीखने की कल्पना नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो हमें टेंस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी जो इंग्लिश है ये इंग्लिश टोटल टेंस नाम के टॉपिक पर बेस्ड होती है और बिना टेंस के हम कभी भी इंग्लिश सीखने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो टेंस टेंस के विषय में अगर हम बात करें कि टेंस क्या होता है, तो देखिए सभी लोग बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि टेंस का मतलब होता है काल, या टेंस होता है टाइम। देखिए टाइम क्या है कि जो भी समय होता है वो समय तीन प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं टाइम को अपन, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और टेंस के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूस है। ये क्या है? ये तीनों जो टेंसों के एस्पेक्ट्स होते हैं और प्रत्येक एस्पेक्ट प्रत्येक टेंस के साथ मिलकर के एक नए टेंस का निर्माण करता है। तो यहाँ पर देखिए हम बात करने वाले हैं टेंस के विषय में। तो टेंस देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टेंस की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि टेंस की डेफिनेशन। और डेफिनेशन का मतलब होता है कि टेंस की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा की अगर हम बात करें तो परिभाषा टेंस की जो परिभाषा होती है वो होती है कि टेंस इज ए टर्म ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यानी कि टेंस इंग्लिश ग्रामर की एक क्या है? एक युक्ति है, एक टर्म है विच रेफर्स अ वर्ब, जो एक क्रिया का निर्धारण करती है किसके लिए? फॉर टाइम, यानी कि समय के लिए। तो इसका मतलब हुआ कि टेंस क्या है कि टेंस इज ए टर्म ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच रेफर्स अ वर्ब फॉर टाइम। यानी कि समय अंग्रेजी व्याकरण जो टाइम है टेंस है। टेंस एक अंग्रेजी व्याकरण युक्ति है जो समय के लिए क्रिया का एक निर्धारण करती है। यानी कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा उसी प्रकार से वर्ब चेंज होती जाएगी और उस समय के लिए वर्ब जो निर्धारित होगी उसको करने वाला कौन होता है? टेंस। अब बात आती है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। यानी कि टेंस के तीन टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? तीन। टेंस का मतलब होता है काल या समय। तो टेंस के टाइप से तीन, जैसे पहला है आपका प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे द्वारा कि एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस, यानी कि टेंस के आयाम कितने होते हैं कि देयर आर फोर एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। कि अंग्रेजी भाषा में टेंस के जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं? चार। पहला होता है आपका इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से प्रत्येक एस्पेक्ट्स प्रत्येक टेंस के साथ मिलकर के एक नए टेंस का निर्माण करता है। जैसे प्रेजेंट के साथ में प्रत्येक एस्पेक्ट मिलेगा तो पहला बनेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और तीसरा होगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से 12 टेंसेस का निर्माण होता है। और टेंस को समझने के साथ साथ हम यहाँ पर नंबर की बात करते हैं कि सब्जेक्ट का जो नंबर होता है वो नंबर क्या होते हैं। सब्जेक्ट का नंबर होता है, आप जानते हैं कि नंबर विशेषकर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन करता या एक वचन जो भी करता होते हैं वो क्या होता है। जैसे आप देख रहे हैं ही का मतलब होता है वह, जिसका मतलब है वह कौन? पुल्लिंग। यदि वह का प्रयोग किसी पुल्लिंग के लिए हुआ है तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड होगा क्या? ही। दूसरा होता है आपका सी का मतलब होता है वह और वो होता है स्त्रीलिंग। अगर सी का प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब होगा वह किसी स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा। और इसी प्रकार से इट है, इट के लिए भी वह होता है लेकिन नपुंसकलिंग यानी कि नीटर होता है। और इसी प्रकार से कोई नेम का मतलब होता है केवल एक नाम। अगर किसी सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट जिसका कोई नाम है लेकिन नाम कितना है? केवल एक है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कहलाएगा। और इसी प्रकार से आपका दूसरा होता है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स।
प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जो होते हैं यू मीन्स होता है तुम, बी मीन्स होता है हम, और दे का मतलब होता है वे, और नेम दो से अधिक। अगर किसी भी सेंटेंस में दो नाम का प्रयोग हुआ है या तीन नाम का प्रयोग हुआ, लेकिन नाम कितने होते हैं, एक से अधिक होना चाहिए। कोई भी जितने भी हो, सॉरी ये जो है यहाँ पर एक से अधिक, यानी एक से अधिक जो भी नाम होंगे वो सभी आपके प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कहलाएंगे। और तीसरा मैंने लिखा है आपके लिए स्पेशल नंबर सब्जेक्ट, यानी कि आई जो होता है, ये आई एक स्पेशल सब्जेक्ट कहलाता है, स्पेशल नंबर होता है। क्यों होता है इस बात को आप समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आई को किसी भी सेंटेंस में, अगर हम टेंस की बात करते हैं तो आई का प्रयोग किसी टेंस में हम इसको आई को प्लूरल वर्ब देते हैं और किसी टेंस में हम इसको सिंगुलर वर्ब कहते हैं। इसी कारण हम क्या है, इस आई को हम एक स्पेशल नंबर सब्जेक्ट मान सकते हैं। तो स्पेशल नंबर सब्जेक्ट, तो इसी प्रकार से क्या है, नंबर जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपके कितने होते हैं, तीन होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर और स्पेशल नंबर। तो यहाँ तक बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। और यहाँ से आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए पहले टेंस की हम बात करते हैं। पहला टेंस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि पहला टेंस है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। और यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन है, इस आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि पहचान, यानी कि इस टेंस को हम किस प्रकार से पहचानेंगे। अगर हमारे लिए कोई वाक्य दे दिया गया हो और उस सेंटेंस में हमें टेंस का पता लगाना हो, तो सबसे पहले हम उसकी पहचान देखते हैं। और प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है, इसकी पहचान क्या होती है कि अगर मान लो आपके लिए कोई भी वाक्य दिया गया हो और उस वाक्य के जो अंतिम वर्ण है उसके बाद में अगर ता है, ती है या ते है या ता हूं, इनमें से कोई भी वर्ण का प्रयोग अगर उसके अंत में होता है तो इसका मतलब उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस कहेंगे। दूसरा जो पॉइंट है आपका वो है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पर वे वर्ब होती हैं जो सेंटेंस निर्माण में या सेंटेंस क्रिएशन में एक हेल्प करती हैं। जैसे यहाँ पर पहला जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आपकी डज, डू, और दूसरी है आपकी डज। यहाँ पर इसके विषय में मैंने एक नोट लिखा है, इस नोट को आप बिल्कुल विशेष कर ध्यान रखेंगे और इसको ध्यान रखेंगे तो ध्यान रखने के साथ साथ आप इसका प्रयोग भी कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि डू डज, पहला नोट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग कि डू डज हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग है वो सिंपल सेंटेंस में नहीं किया जाएगा। इस चीज को आप विशेष कर ध्यान रखेंगे कि अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम सिंपल सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं तो उस सिंपल सेंटेंस में क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब जो डू डज होगी उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम दूसरा आपका जो पॉइंट है वो क्या है कि नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एचवी हेल्पिंग वर्ब, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डज का जो प्रयोग होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ होगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं वो चीज में अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताई थी। क्या जबकि डू का जो प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। और इसमें तीसरा जो पॉइंट है वो यह है कि आई के साथ इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किया जाता है। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तीनों फैक्टरों को अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपको इस टेंस के किसी भी सेंटेंस को क्रिएट करने में आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब तीसरी बात आती है मेन वर्ब, यानी कि इस टेंस में कौन सी मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो मेन वर्ब यहाँ पर आती है कौन सी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी पहली फॉर्म जो होती है उससे हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं। किसमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर मान लो सिंपल सेंटेंस आपको क्रिएट करना है तो सिंपल सेंटेंस क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस सेंटेंस के सिंपल सेंटेंस अगर आपको क्रिएट करना है तो सिंपल सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए आप फॉर्मूला याद रखेंगे कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट याद रखना पड़ेगा। और आप जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में एक्शन को करने वाला क्या होता है, डूअर होता है। डूअर का मतलब होता है उस एक्शन को करने वाला होता है। और दूसरी बात आती है आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में सेंटेंस में ऑब्जेक्ट देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, और ऑब्जेक्ट के बाद में अगर कोई शेष वर्ड बचेगा उसको हम कहेंगे क्या, एडवर्ब। और अंत में क्या है, हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। और इस फुल स्टॉप को क्या कहते हैं, हम हिंदी में पूर्ण विराम के स्थान पर हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अब बात थोड़ी सी क्या आती है, इसको थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे।
जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एम बी फर्स्ट या एम बी फर्स्ट प्लस एस या ई एस। इसका मतलब है एम बी फर्स्ट अगर आपका जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट अगर मान लो आपका कैसा है, प्लूरल है, कैसा है, प्लूरल है, तो आप प्रयोग करेंगे किसका, एम बी फर्स्ट का। और अगर मान लो आपका जो सब्जेक्ट है कैसा है, आपका बिल्कुल सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर आप प्रयोग करेंगे एम बी फर्स्ट का प्रयोग करेंगे, और उस एम बी फर्स्ट के साथ साथ क्या करेंगे, उसमें हम एस या एस लगा देंगे। अब बात क्या आती है कि भाई किस में तो हम एस लगाएंगे और किस में हम ई एस लगाएंगे। एस या एस को समझने के लिए क्या करेंगे, कुछ लेटर हैं, जैसे देखें एस या ई एस का नियम क्या कहता है कि एस या एस का नियम क्या है, कहां पर एस लगेगा, कहां पर एस लगेगा। तो अगर मान लो किसी भी मेन वर्ब, जो मेन वर्ब होगी वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो अंतिम लेटर जो होगा, या एस डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ जेड, एस डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ जेड, या डबल जेड अगर आता है किसी मेन वर्ब के अंत में, तो उसमें हम ई एस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे। बाकी सभी वर्बों के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, केवल एस का प्रयोग करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आपको यहां तक समझ में आ रही होगी। चलिए इसको हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। चलिए तो देखो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा है मैंने, पवन पत्र लिखता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन क्या है, लिखने का। यानी कि जो एक्शन होगा, ध्यान रखें इस चीज को, एक्शन जो होगा वो एक्शन कहलाता है आपका क्या, वर्ब। क्या कहलाता है, एक्शन, वर्ब। तो यहाँ पर एक्शन क्या है, लिखने का, लिखता है, तो ये तो हो गया आपका वर्ब। अब एक्शन को लिखने वाला कौन है, पवन। यानी कि सेंटेंस का जो डूअर होता है, डू मीन्स होता है करना, और डूअर का मतलब होता है करने वाला। इस सेंटेंस को में जो एक्शन को करने वाला होता है वो कहलाता है आपका सब्जेक्ट। यानी कि लिखने वाला कौन है, पवन, तो पवन कहलाएगा इस सेंटेंस का क्या, सब्जेक्ट। अब बात आती है पवन एक्शन क्या करता है, यानी कि व्हाट का जो उत्तर होगा वो कहलाएगा आपका क्या, ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों चीजों को आप लोगों को समझना चाहिए कि एक्शन जो होगा वो वर्ब होगी, डोर होगा जो सब्जेक्ट होगा, और व्हाट का आंसर जो मिला वो ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि पवन क्या लिखता है, पत्र लिखता है, तो ये कहलाएगा आपका क्या, ऑब्जेक्ट। अब आपको अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि सभी आप देख रहे हैं ये जितने भी हैं वो सभी सिंपल सेंटेंस हैं, और सिंपल सेंटेंस का जो पैटर्न होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस एम बी फर्स्ट या एम बी फर्स्ट प्लस एस या ई एस, और उसके बाद में आता है आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में अगर कोई सेंटेंस में एडवर्ब है उसको लिखेंगे, और अंत में वो लिख देंगे क्या, फुल स्टॉप। तो इस पैटर्न के द्वारा हम सभी सेंटेंस को क्या है कि हिंदी से इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर देंगे। इसी प्रकार से देखिए, तो पहला मैंने लिखा आपके लिए क्या, सब्जेक्ट सेंटेंस कौन, पवन। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा है पर क्या, पवन। उसके बाद में एम बी फर्स्ट या एम बी फर्स्ट प्लस एस या एस, ये चीज बताई थी अभी आपने के लिए मैंने कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो एम बी फर्स्ट प्लस एस या एस वाला लिखेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो केवल एम बी फर्स्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट है आपका कैसा, पवन, सिंगुलर है, एक नाम है, केवल एक नाम, इसलिए सिंगुलर है, तो क्या है, एम बी फर्स्ट। एम बी क्या है, इसमें लिखना, और लिखना की जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है, राइट। अब बात आती है आपकी एस या एस। अभी मैंने बताया था आपके लिए कि सेंटेंस का जो अंतिम वर्ड होता है वो एस डबल एस एस एच ई एस एक्स जेड ओ डबल जेड में होता है, तो ई एस लगाना, बाकी सबके साथ क्या लगाना, एस। तो यहाँ पर ऐसा कोई वर्ड नहीं है तो इसके साथ लगा देंगे क्या, एस। पवन राइट्स। अब पवन राइट्स लिख दिया आपने, उसके बाद में क्या मांगता है पैटर्न, ऑब्जेक्ट मांगता है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, पत्र, और पत्र कितने लिखे जाते हैं एक साथ में, एक, इसलिए हम एक का प्रयोग करेंगे, ए, और पत्र को कहते हैं लेटर, और इसमें सेंटेंस में एडवर्ब कोई है नहीं इसलिए एडवर्ब को छोड़ देंगे, बाकी फुल स्टॉप। इस प्रकार से पूर्ण विराम के साथ फुल स्टॉप लगा देंगे, और सेंटेंस
आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। केवल क्या है कि फैक्ट्स को समझने की बात है, बाकी इनको रटने की कोई बात नहीं होती है। चीजें रटने की क्या है, वो जस्ट मैंने इससे थोड़ा पहले बताया था, 1 मिनट पहले ही, कि वो चीजें हैं जो याद करने, जो नोट्स बताए थे मैं आपको, वो चीजें याद रखनी है। अब दूसरा एग्जाम्पल आता है आपका, वह खाना खाता है। एक्शन क्या है, सॉरी, वह खाना पकाती है। तो एक्शन क्या है, पकाने का। अब पकाने का जो एक्शन होता है उसको वर्ब कहते हैं। अब वर्ब को करने वाला कौन है, यानी खाने को पकाने वाला कौन है, वह क्या है, इसका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट द्वारा एक्शन किया जा रहा है पकाने का। अब पकाती है, क्या पकाती है, वो खाना, इसलिए खाना होगा आपका क्या, ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, आसानी से बिल्कुल सेम फर्स्ट एग्जांपल की तरह ही हम इसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो वह अगर सब्जेक्ट होता है तो मैंने इसके 2 वर्ड दिए थे। क्या वर्ड दिए थे, एक तो होता है आपका ही और एक होता है सी, यानी ये तो होता है आपका पुल्लिंग और ये होता है आपका स्त्रीलिंग। तो खाना पकाती है, इसका मतलब कौन है, कोई महिला है, स्त्रीलिंग है, इसलिए वह के लिए प्रयोग करेंगे हम सी का। तो हमने यहाँ पर प्रयोग किया सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए एम बी फर्स्ट प्लस एस या एस आएगा। तो पकाने की जो अंग्रेजी होती है बार, वो होती है क्या, कुक, और इसके साथ लगा देंगे हम क्या, एस, सी कुक्स। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, वह पकाती है, व्हाट, क्या पकाती है, खाना, और खाने को अपन कहते हैं क्या, फूड। और अंत में एडवर्ब इसमें है नहीं, इसलिए एडवर्ब को छोड़ देंगे। क्या देखना, मैं पहले आपके लिए बिल्कुल सिंपल से बेसिक एग्जांपल करा रहा हूं, उसके बाद थोड़ा क्रिटिकल होगा, यानी उसमें एडवर्ब भी बताएंगे आपके लिए। तो देखिए फूड, उसके बाद में पूर्ण विराम है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। इसी प्रकार से सेंटेंस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तुम उपन्यास पढ़ते हैं, तो यहाँ पर तुम्हारे द्वारा जो एक्शन किया जा रहा है वो किससे किया जा रहा है, पढ़ने का। तो पढ़ना एक्शन है, एक्शन होती है आपकी वर्ब। अब पढ़ने का कार्य कौन करे, तुम, यानी कि तुम हुए इसके डूअर का मतलब सब्जेक्ट हुआ। और तुम क्या पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे, इसलिए क्या का आंसर क्या हुआ आपका, ऑब्जेक्ट हुआ। अब ठीक इसी प्रकार से हम जो क्या करेंगे, ट्रांसलेट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट तुमको कहते हैं अंग्रेजी में क्या, यू। क्या बोलते हैं, यू कैसा है आपका, प्लूरल, इसलिए एम बी फर्स्ट आएगा केवल। तो पढ़ना की जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है आपकी, रीड, यू रीड। आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक उपन्यास पढ़ते हैं, इसलिए और उपन्यास का मतलब होता है नोवेल, और इसमें एडवर्ब कोई है नहीं, इसलिए पूर्ण विराम, इसका मतलब फुल स्टॉप। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ सेंटेंस नंबर 4 में आप देख रहे हैं, सेंटेंस नंबर 4 है आपका, हम कपड़े धोते हैं। कि हमारे द्वारा जो एक्शन किया जाता है वो धोने का, किसका, धोने का, और एक्शन कहलाता है आपका क्या, वर्ब। अब कौन धोते हैं, हम धोते हैं, धोने का एक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है, हमारे द्वारा। तो हम हुआ से क्या, सब्जेक्ट। अब क्या धोते हैं, कपड़े धोते हैं, और क्या का आंसर होता है आपका क्या, ऑब्जेक्ट। तो इसी प्रकार से हम इसको बिल्कुल सेम सेंटेंस नंबर 3 की तरह हम करते हैं। इसको हम के लिए वर्ड होता है आपका वी। धोने कब कहते हैं अपन, क्या, वॉश, वी वॉश। प्लूरल है इसलिए ऐसे नहीं लगेगा। क्या धोते हैं हम, कपड़े को कहते हैं अपन अंग्रेजी में क्या, क्लॉथ्स, और ये फुल स्टॉप। इसी प्रकार से यहाँ पर सेंटेंस नंबर 5 में देख रहे हैं कि मैं फिल्म देखता हूं। अब एक्शन क्या हो रहा है इसमें, देखने का, और एक्शन कहलाता है हमेशा आपका क्या, वर्ब। देखता कौन है, देखने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, मेरे द्वारा, इसलिए मैं हुआ इसका क्या, सब्जेक्ट। मैं क्या देखता हूं, फिल्म देखता हूं, और क्या का आंसर हुआ आपका, ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मैं का क्या कहते हैं अपन, आई। अब देखो देखने के लिए क्या है, देखो सी मीन्स भी देखना होता है, लुक मीन्स भी देखना होता है, और वॉच मीन्स भी देखना होता है। तीनों ही एक अलग अलग चीजें होती है। देखो वॉच का सेम अर्थ होता है देखना, लेकिन इनका प्रैक्टिकली जो यूज है वो बिल्कुल अलग है। सी का मतलब होता है देखना, यानी कि जब भी हमारी आंखें खुली हुई होती है नॉर्मल तरीके से, जब भी हमारी आंखें खुलती हैं तो हम कुछ ना कुछ देखते हैं, तो उस प्रकार में हम वर्ब प्रयोग करते हैं किसका, सी का। लुक का मतलब भी क्या होता है, देखना होता है, लेकिन लुक देखने का प्रयोग कब होता है, जब हम किसी भी चीज को ध्यान पूर्वक देखते हैं। जैसे लुक हियर मतलब इधर देखो, ध्यान से देखो। और इसी प्रकार से वॉच का मतलब है अगर हम किसी
मूवी को देखते हैं या किसी क्रिकेट मैच को देखते हैं तो उसके द्वारा क्या है वॉच होता है, तो ये भी हम क्या करते हैं इसका भी देखना होता है। तो यहाँ पर जो प्रयोग होगा वो मूवी देखने के लिए किसका प्रयोग होगा, वॉच का। तो यहाँ पर आई वॉच, और फिल्म का मतलब होता है अ मूवी। देखो मैंने आपके लिए एक का प्रयोग किया है, इधर एक का प्रयोग किया है, इधर भी मैंने आपके, क्योंकि ये ऐसे कार्य हैं जिनको व्यक्ति एक साथ में एक ही मूवी देख पाता है, इसलिए हमने ये लिख दिया। बेशक हिंदी में एक नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी में सेंस क्या निकलता है कि ए ही निकलेगा कि आई वॉच अ मूवी, यानी कि मैं एक फिल्म देखता हूँ। और यहाँ पर पवन पत्र लिखता है, पवन राइट्स अ लेटर। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद कर रहा हूँ, देखो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझने के प्रयास में कर रहा हूँ, और ये बिल्कुल एक सिंपल एग्जाम्पल है, और ये आपकी समझ में आ रहे होंगे। और आप देखो, जो आपने इंग्लिश की जो मैगजीन होती है, एक सिद्धांत होता है कि हमेशा किसी भी सब्जेक्ट में हम अगर कोई भी चीज सीखना चाहते हैं तो पहले हमें छोटी छोटी चीजों को समझना पड़ता है, और जब हम सिंपल चीजें सीखते हैं तो उसके बाद में सिंपल से ही कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि एक सरल से कठिन की ओर आगे बढ़ा जाता है। तो पहले हमने आपके लिए सरल एकदम सिंपल एग्जाम्पल किए हैं, और यहाँ पर देखिए अब थोड़ा सा और एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, हाँ देखो ये जो एग्जाम्पल मैंने देखे, थोड़े इनका जो लेवल है वो थोड़ा हाई है, यानी कि हल्का क्रिटिकल है बजाय उन एग्जाम्पल के। देखिए सबसे पहले मेरे पिताजी सुबह चाय पीते हैं। पहला एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, छठवां एग्जाम्पल है, मेरे पिताजी सुबह चाय पीते हैं, यानी कि एक्शन क्या है, एक्शन है पीने का, तो एक्शन जो हुआ वो वर्ब हुई, और एक्शन को करने वाला कौन है, मेरे पिताजी, इसलिए मेरे पिताजी जो वर्ड है यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और क्या कहते हैं, क्या का जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब बात आती है कि सुबह क्या है, व्हाट इज मीन सुबह। सुबह क्या है सुबह जो होता है आपको पता है कि सेंटेंस में अगर मान लो कब, कैसे और कहां, कब कैसे और कहां का अगर आंसर होता है तो इसका मतलब है वो सेंटेंस में जो वर्ड होंगे वो क्या होंगे, एडवर्ब होंगे। तो यहां पर एडवर्ब, अगर मान लो एडवर्ब आता है कब, तो कब का मतलब होता है समय की बात कर रहा है, तो ये कहलाएगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। इसी प्रकार से वह लड़की गाना गाती है, तो एक्शन हो रहा है क्या, गाती है, और एक्शन कहलाता है हमेशा क्या, वर्ब। अब गाती है, गाने का एक्शन किसके लिए किया जा रहा है, तो वह लड़की, इसमें आप लोग दोनों चीजों को देखेंगे कि वह लड़की अलग अलग नहीं है, एक इंडिकेट करने वाला वर्ड है वह। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वह नहीं है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, पूरा सब्जेक्ट आपका वह लड़की, ये कहलाएगा आपका सब्जेक्ट। क्या गाती है, गाना, इसलिए ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस में, वे लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, तो एक्शन है यहाँ पर खेलते हैं, खिलना, और एक्शन कहलाता है आपका क्या, वर्ब। अब एक्शन किसके द्वारा किया जाता है, बे लड़के, तो लड़के अलग नहीं है, बे अलग नहीं है, पूरा जो सब्जेक्ट ये क्या है, बे लड़के, ये क्या कहलाएगा आपका, सब्जेक्ट कहलाएगा। बे लड़के क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और ये क्या का आंसर जो मिला आपके लिए क्या मिलेगा, वो ऑब्जेक्ट मिलेगा। और कहाँ खेलते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने कहा है कहाँ, और कहाँ का जो मतलब होगा वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, यानी कहां पर खेलते हैं। अब वह गाय सूखी घास खाती है, अब एक्शन क्या है, खाती है, और एक्शन कहलाता है आपका वर्ब। खाने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, एक्शन, वह गाय, तो ये कहलाएगा आपका सब्जेक्ट। क्या खाती है, देखो घास खाती है, घास और सूखी नहीं है, घास को क्वालिफाई जो वर्ड कर रहा है कि पूरा का पूरा क्या है आपका, एक ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, यानी घास एक नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड है सूखी, ये क्या है, एडजेक्टिव है, और नाउन है, एडजेक्टिव है। इस चीज को जानने के लिए आप हमारी पिछली क्लासों को देखें, जिसमें हमने आपके लिए पार्ट ऑफ स्पीच कराया है, जिसमें हमने नाउन कराया, आपके लिए वर्ब भी कराई है, एडवर्ब भी कराया है, एडजेक्टिव भी कराया है, सारी चीजें हम आपको पिछली कक्षाओं में करा चुके हैं। तो आप लोग इन चीजों को पीछे जाकर देख सकते हैं कि कब नाउन होता है, और कोई वर्ड कब एडजेक्टिव होता है, कोई वर्ड कैसे नाउन होता है, कब एडजेक्टिव होता है, कब वो सेंटेंस एडवर्ब का कार्य करता है, ये चीजें हम आपको पिछली क्लासों में पढ़ा चुके हैं। अब बात आती है कि मेरा परिवार इसी गांव में रहता है, एक्शन क्या है, रहने का, तो ये हुई आपकी वर्ब। अब
एक्शन को करने वाला कौन है, रहने वाला मेरा परिवार, ये हुआ इसका सब्जेक्ट। और अब देखो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, क्या है, कहाँ रहता है, इसी गांव में रहता है। तो ये क्या हुआ आपका, इसी गांव में हुआ आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। अगर अलग अलग हम बात करते हैं कि इसी गांव में, देखो इसी गांव में अगर सेंटेंस को देखें तो मैं क्या है सेंटेंस में प्रीपोजिशन है जिसके लिए हम इन लिखते हैं। इसी यानी कि दिस, इस गांव में दिस, और प्लेस क्या है आपका नाउन है। तो ये इसमें क्या है, दो एक तो क्या है आपका प्रीपोजिशन है, ये इसका क्या है एडजेक्टिव है, और ये यहाँ पर क्या है नाउन है। तो इस तीनों ही वर्ड मिलकर के एक प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, तीनों मिलकर के एक निर्माण जो कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि इसी गांव में रहता है। अब देखो इनको बिल्कुल आसानी से हम बिना किसी देरी के या बिना किसी परेशानी के हम आराम से इनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए पहला वर्ड क्या है, मेरे पिताजी। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि मेरे जो वर्ड है ये क्या है, यह सेंटेंस में एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। तो मैंने आपके लिए चीजें बता दी हैं कि एक तो बताया था मैंने आपके लिए प्रोनाउन कि कोई प्रोनाउन कब कार्य करता है, और एक बताया था मैंने आपके लिए एडजेक्टिव। देखो सब्जेक्ट कौन हो सकता है, इस चीज मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बता दी थी और यहाँ पर भी बताऊंगा मैं आपके लिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का जो कार्य करेगा वो सब्जेक्ट कोई नाउन भी हो सकता है, अकेला नाउन एक सब्जेक्ट कार्य कर सकता है। एक प्रोनाउन, केवल प्रोनाउन जो होगा अकेला वो एक सब्जेक्ट का कार्य भी कर सकता है, और एक एडजेक्टिव प्लस नाउन भी एक सब्जेक्ट का कार्य कर सकता है, और एक डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन भी एक सब्जेक्ट का कार्य कर सकता है। ये सभी वर्ड एक सब्जेक्ट का कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पिताजी जो वर्ड है, मेरे के यहाँ पर एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है, जो पिछली कक्षाओं में पढ़ा दिया मैंने और आप जाके उनको देख सकते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन यानी कि फादर एक वर्ड नाउन है और मेरे क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव है, और दोनों मिलकर के एक एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों मिलकर के सब्जेक्ट कार्य कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे क्या हम, माई फादर। अब पीते हैं, देखो चाय पीने के लिए जो वर्ब होती है वो टेक का प्रयोग करते हैं, हम ड्रिंक का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ प्रयोग करेंगे हम किसका, टेक का। और फादर आप जानते हैं सभी सिंगुलर होते हैं इसलिए टेक्स, माई फादर टेक्स। क्या पीते हैं पिताजी, चाय, चाय को अपन कहते हैं टी। अब रहा एक वर्ड आपका क्या, सुबह। ये क्या है, फ्रेज है। सुबह जैसे आपने देखा कि इन द मॉर्निंग, यानी कि पार्ट ऑफ आवर डे जो होते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून और इन द नाइट, यानी कि पार्ट्स ऑफ द डे होते हैं, एक फ्रेज का निर्माण करते हैं। यानी कि सुबह को अपन जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इन द मॉर्निंग। तो ये सेंटेंस आपका जो हिंदी में दिया गया है, मेरे पिताजी सुबह चाय पीते हैं, ये क्या होगा, माय फादर टेक्स टी इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे, वह लड़की गाना गाती है। देखो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो लड़की नहीं है, वह नहीं है, दोनों ही मिलकर के सब्जेक्ट निर्माण कर रहे हैं। कौन, वह लड़की। इसका मतलब वह जो सेंटेंस में वो क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और लड़की क्या है, इसका एक नाउन है। कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। यानी कि यहाँ पर वह जो वर्ड होगा, इस वह वर्ड जब एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो उसके लिए जो वर्ड लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, दैट, और लड़की का मतलब होता है गर्ल। ध्यान लगे, कुछ लोग क्या करते हैं कि वह के लिए लिखते हैं सी गर्ल। सी गर्ल नहीं होता, क्योंकि सी ऑटोमेटिक एक प्रोनाउन है जो केवल सब्जेक्ट कार्य करता है, जबकि यहाँ पर एक क्या है, वह प्रोनाउन नहीं है, वह क्या कार्य कर रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। इसीलिए इस वह के लिए वर्ड प्रयोग किया हमने क्या, दैट, और लड़की के लिए लिखा हमने गर्ल, दैट गर्ल। सिंग सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंग, और इसमें लगा देंगे हम एस, दैट गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग, वह लड़की गाना गाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बे लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। तो बे लड़के, यहाँ पर सब्जेक्ट लड़के नहीं है या बे नहीं है, दोनों क्या है, बे लड़के। यानी कि बे जो वर्ड है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यानी कि लड़के को इंडिकेट कर रहा, उसको इशारा कर रहा, संकेत कर रहा कि बे लड़के, बे लड़के। तो यहाँ पर बे के लिए जो वर्ड होगा, दोज बॉयज, दोज बॉयज प्ले क्रिकेट मैदान में, इन द
ग्राउंड। तो यहाँ पर इस वर्ड को हम जो देखा हुआ आपके लिए सेंटेंस कि वे लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट इस तरह से करेंगे हम कि दोज बॉयज प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख रहे हैं कि वह गाय, देखिए वह गाय यानी कि वह जो वर्ड है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है। अगर ये प्रोनाउन होता, जैसा मैंने इससे पहले जस्ट एग्जांपल में बताया था आपके लिए, वहां केवल अकेला था वह, वो एक प्रोनाउन था और प्रोनाउन ने जब सब्जेक्ट का कार्य किया था उसके लिए ही और सी का प्रयोग में किया था। तो यहाँ पर एडजेक्टिव है वह गाय, यानी कि गाय को एक इंडिकेट किया जा रहा है, कौन? वह गाय। तो दैट काउ खाती है ग्रेज, और गाय सिंगुलर इसलिए ग्रेजिज। क्या खाती है वो? सूखी घास। तो ये नाउन है और ये क्या है? इसका एडजेक्टिव है। और नाउन और एडजेक्टिव निर्माण कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का। तो ड्राई यानी सूखी और ग्रास का मतलब होता है घास, और ये फुल स्टॉप। इस प्रकार से इस सेंटेंस वह गाय सूखी घास खाती है, दैट काउ ग्रेजिज ड्राई ग्रास। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं कि मेरा परिवार इसी गांव में रहता है। मेरा परिवार, मेरा एडजेक्टिव है और परिवार नाउन है। और एडजेक्टिव मेरा का मतलब होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव है माई, और परिवार का मतलब होता है फैमिली, माई फैमिली। और माई फैमिली इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सो लिव्स इसी गांव में, इन दिस विलेज, इसी गांव में। तो ये सेंटेंस आसानी से हम इस प्रकार से लोग क्या कर सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं कुछ लोग ये कहते हैं कि टेंस कठिन होता है, उसको बार बार कंफ्यूजन होता है, दिक्कत आती है, लेकिन मैं मानता हूं इसमें किसी प्रकार की दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, बशर्ते कि आप इन चीजों को आसानी से पढ़ते चलें तो आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते कि आप ध्यान से समझें कि कब सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, कैसे ऑब्जेक्ट होता है, वह सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, या वह सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, कोई कंपाउंड है। तो ये जो वर्ड जो दो वर्डों से मिल रहे हैं वो क्या है? एक कंपाउंड सब्जेक्ट का कार्य करे। कंपाउंड सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो एक से अधिक सब्जेक्टों के या पार्ट्स ऑफ स्पीच के मेल से बनता है। तो उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपकी बात समझ में आ चुकी होगी। देखो आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस के विषय में। और नेगेटिव सेंटेंस के विषय में अगर हम बात करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में, तो इसको समझने के क्या है कि हम देख रहे हैं यहाँ पर एक पैटर्न लिखा है मैंने कि सबसे पहले क्या है कि आपको सब्जेक्ट लाना है, सब्जेक्ट के बाद में डू या डज का प्रयोग करना, उसके बाद नेगेटिव में नॉट का प्रयोग करना, एम बी फर्स्ट का, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना है, सेंटेंस में वही है जो एक सिंपल सेंटेंस का होता है, लेकिन केवल इसमें एक एच बी का प्रयोग करना है और उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है। तो ये पैटर्न के द्वारा हम इनको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखो बे यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। रोजाना एक समय होता है, समय को कहते हैं अपन क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम। विद्यालय एक स्थान होता है जिसको कहते हैं अपन क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और नहीं क्या है इसका, एक नेगेटिव वर्ड है, और आना इसमें एक्शन है, ये क्या है इसका, वर्ब है। तो इस प्रकार हम सेंटेंस को इस पैटर्न के द्वारा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार करेंगे हम। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, बे। बे केवल एक अकेला सब्जेक्ट है, इसलिए एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन बे के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, दे का। और दे यहाँ पर कैसा है, प्लूरल है। और अभी मैंने नोट में लिखा था कि हेल्पिंग वर्ब क्या, डू का प्रयोग किसके साथ करते हैं, प्लूरल के लिए, इसलिए बी डू लगाएंगे और साथ में हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, बी डू नॉट। एम बी क्या इसमें, आना, आना लगेंगे हम, कम, बी डू नॉट कम। अब ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में कोई भी नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे। अब क्या है इसमें, एडवर्ब। एडवर्ब कितने इसमें, दो हैं, एक तो है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस और एक है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। बात आती है कि हम किसको पहले लिखें, किस वर्ड को पहले लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि एडवर्ब का यूज करने के लिए बेसिक नियम है एमपीटी, और एमपीटी का मतलब होता है, एम का मतलब होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, और पी का मतलब होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और टी का मतलब होता है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी कि एक सेंटेंस में अगर मान लो एक से अधिक एडवर्ब होते हैं तो एमपीटी का नियम फॉलो किया जाता है। तो इस सेंटेंस में कितने हैं, दो। कितने एडवर्ब हैं, दो। एक तो है एडवर्ब ऑफ प्लेस और एक एडवर्ब टाइम। तो यानी कि पहले पी लिखेंगे उसके बाद में टी लिखेंगे। तो प्लेस स्कूल है, और आप जानते हैं कि कम के साथ में जो प्रयोग होगा प्रिपोजिशन वो क्या होगा, टू। कम टू
स्कूल। तो दे डू नॉट कम टू स्कूल, और टाइम क्या यहाँ पर डेली, डेली का मतलब होता है रोजाना, और फुल स्टॉप। इस प्रकार से सेंटेंस आपका बिल्कुल एकदम आसानी से किस में ट्रांसलेट हो जाएगा, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि मोहन इसका क्या है, सब्जेक्ट है। सुबह इसमें टाइम है, टाइम को कहते हैं अपन एडवर्ब ऑफ टाइम। दुकान इसका ऑब्जेक्ट है। नहीं इसमें क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। और खोलना इसका क्या है, एक वर्ब है जो एक एक्शन है। आसानी से बिल्कुल कर देंगे कि मोहन, मोहन सिंगुलर है इसलिए हम प्रयोग करेंगे किसका, डज का। नेगेटिव है इसलिए नॉट का, मोहन डज नॉट। वर्ब है आपकी खोलना, ओपन, क्या नहीं खोलता है, दुकान। और निश्चित दुकान इसलिए द शॉप। कब, सुबह, सुबह का मतलब होता है इन द मॉर्निंग। तो मोहन डज नॉट ओपन द शॉप इन द मॉर्निंग। इस प्रकार से आसानी से सेंटेंस क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। अब बात आती है प्रिया और रेखा, जो दो हैं, दोनों नाम हैं। मैंने बताया था आपको, अगर नाम एक से अधिक हो, मोर देन वन, तो उन नामों को अपन क्या मानते हैं, सब्जेक्ट मानते हैं, वो भी सब्जेक्ट कैसा, प्लूरल। तो प्रिया और रेखा, एक्शन है उनका, खेलने का वर्ब हुआ, नहीं आपका नेगेटिव वर्ड है, और फुटबॉल इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को उस पैटर्न के द्वारा हम क्या करेंगे, आसानी से बिल्कुल ट्रांसलेट कर देंगे। सब्जेक्ट सबसे पहले कौन, सब्जेक्ट आएगा प्रिया एंड रेखा। आप जान रहे हैं कि दो सब्जेक्ट को हमने कंजक्शन से जोड़ा किसी और से, और को इंग्लिश में कंजक्शन क्या प्रयोग करते हैं, एंड का। तो प्रिया एंड रेखा। उसके बाद में सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ है, प्लूरल हुआ, कि नाम दो हुए तो प्लूरल इसलिए डू, और नेगेटिव तो नॉट। प्रिया एंड रेखा डू नॉट प्ले, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर फुटबॉल, और फुल स्टॉप, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, एडवर्ब नहीं है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम, आप कितने भी नेगेटिव एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं, और आप एक्सरसाइज के लिए कोई भी एग्जाम्पल लेकर के आप इस प्रकार से वो क्या कर सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस, कोई भी सब्जेक्ट हो प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप सेंटेंसेस को या किसी भी टॉपिक को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें बिल्कुल आपके दिमाग में स्टेबल हो जाती हैं। और अगर आप मान लो चाहे मैं या कोई भी टीचर आपको कितनी भी बढ़िया तरह से पढ़ा रहा हो, और अगर आप उनको रिवाइज नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो डे बाय डे सॉरी, तो डे बाय डे मतलब दिन प्रतिदिन वो क्या होगा, वो आपका जो सीखा हुआ है, जो भी आपने सीखा है किसी भी टीचर के माध्यम से सीखा है, वो धीरे 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 कम होता जाएगा। और एक वक्त वो आएगा जब चीजें आपसे बिल्कुल गायब हो जाएंगी, और आप उसी स्थिति में, यानी कि आप उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाएंगे जहां पर आप पहले थे। इसलिए आप मेरी बात को इस प्रकार से ध्यान रखें कि आपको जो भी मेरे द्वारा या किसी भी टीचर के द्वारा कुछ भी पढ़ाया जाता है, तो आपको हमेशा एक रिवाइज करना है, उसको रिपीट करते रहना है, और चीजों को स्थायी करते रहना है। और आप इनको सीखने के लिए कोई भी अपनी तरफ से हिंदी में एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं, उनको आप आसानी से इंग्लिश में क्रिएट कर सकते हैं, बशर्ते कि आप इनको पैटर्न याद रखेंगे। और मेरे द्वारा इस सेंटेंस में जो पढ़ाई गई और इस चैनल के माध्यम से जो भी क्लासें प्रसारित की जा रही हैं, इससे पहले जो की गई हैं या की जाएगी, उनको बिल्कुल आप ध्यान से देखते चले। आपको वादा करता हूँ आपको इंग्लिश में आप मास्टरी हासिल कर पाओगे, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के विषय में। देखिए अब देखिए नेक्स्ट हम बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस के विषय में। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को समझने के लिए आप थोड़ा सा मेरी बात को सुनेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कैसे होते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार दो प्रकार के होते हैं कि पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जो हिंदी में क्या से प्रारंभ होते हैं, और दूसरे इंटरोगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनमें क्यों, कैसे, कब या कहां इस प्रकार से यूज वर्ड किए जाते हैं। तो यानी कि सेंटेंस जो हिंदी में क्या से प्रारंभ होता है, उसका मतलब होता है कि वो सेंटेंस किससे प्रारंभ हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है। यानी कि हिंदी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य होते हैं, और कुछ वाक्य वो होते हैं जिनमें किसी ना किसी WH वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य होते हैं, और दूसरे होते हैं आपके WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्य होते हैं। तो उस पैटर्न को आप देख पा रहे हैं, वहां पर मैं जो पैटर्न लिखा है आपके लिए, कि पैटर्न लिखा है मैंने, सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग किया जाता है कि अगर मान लो सेंटेंस में किसी न किसी WH वर्ड का प्रयोग किया गया हो, तो इस पैटर्न का उपयोग इस प्रकार से किया जाएगा। सबसे पहले WH वर्ड लिखा जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा, एडवर्ब आएगा और अंत में एक इंटरोगेशन मार्क आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस जो क्या से प्रारंभ हो रहा हो, इसका मतलब वो सेंटेंस आपका कहलाएगा बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाला सेंटेंस। और उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और एम भी फर्स्ट लिखेंगे। देखिए रटने की चीज नहीं है, केवल मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि चीजों को आप लोग समझे और समझ के फिर उनको प्रैक्टिस में लाएं और प्रैक्टिस करने के साथ साथ हम क्या है मोर से अधिक क्या है सेंटेंस को बनाते चले। तो सबसे पहले लिखा हुआ आपका क्या छात्र दोपहर खाना खाते हैं। तो यहाँ पर क्या जो वर्ड है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है। तो जब पहली बार हेल्पिंग वर्ब आती है तो इसका मतलब सेंटेंस टाइप फर्स्ट है। इंट्रोगेशन का टाइप फर्स्ट क्या है, बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में छात्र सेंटेंस है क्या है, सब्जेक्ट है। दोपहर एक समय है इसलिए हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। और खाना सेंटेंस में क्या ऑब्जेक्ट है और खाते इसकी क्या है एक्शन, इसलिए वर्ब है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हेल्पिंग वर्ब क्या का मतलब या तो सेंटेंस में डू का प्रयोग होगा या फिर डज का प्रयोग होगा। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपका है छात्र यानी कि प्लूरल है, इसलिए प्रयोग कर देंगे क्या का डू द स्टूडेंट्स, क्योंकि हम उन विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं जिनके विषय में हमें पता है, हम जानना चाह रहे हैं, इसलिए हमने क्या स्टूडेंट्स को डेफिनेट करने के लिए द का प्रयोग किया है। कहां पर आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, ये चीजें आप लोग बेसिक जानते होंगे। और अगर आप नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप मेरी चैनल से आने वाली कोई भी क्लास को देखेंगे और उनमें आपको आर्टिकल की क्लास मिलेगी जिसको आप देख पाएंगे कि डू द स्टूडेंट्स ईट फूड इन द नून या आफ्टरनून, दोपहर होता है कि डू द स्टूडेंट्स ईट फूड इन द आफ्टरनून और इंट्रोगेशन मार्क। तो इस प्रकार से आसानी से, बहुत ही आसानी से सेंटेंस क्या हुआ कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि वह रोजाना बाजार क्यों जाता है। क्यों क्या है इसमें WH वर्ड। जब सेंटेंस में WH वर्ड आएगा तो इसका मतलब WH वर्ड कहाँ आएगा, पैटर्न के अकॉर्डिंग सबसे पहले आएगा। और वह क्या है इसमें सब्जेक्ट है। रोजाना समय को कहते हैं तो एडवर्ब ऑफ टाइम है। बाजार एक स्थान होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं इसको। जाना एक्शन इसलिए क्या कहलाएगी वर्ब। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले WH क्यों का मतलब होता है वाई। उसके बाद में HB डू या डज, वह क्या है सिंगुलर है इसलिए डज। वाई डज, वह का मतलब होता है ही। जाना गो। उसके बाद बाजार टू मार्केट और रोजाना को बोलते हैं क्या डेली। और अंत में क्या है इंट्रोगेशन मार्क। और इसी प्रकार सेंटेंस नंबर 3 आप देख पा रहे हैं कि रमन विद्यालय कैसे पहुंचता है। कैसे क्या है आपका WH वर्ड में से क्या है, WH वर्ड है यानी कि H वर्ड है। रमन इसका सब्जेक्ट है, विद्यालय क्या है स्थान है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। और पहुंचने क्या इसका एक्शन यानी कि वर्ब कहलाएगी। तो इस प्रकार सेंटेंस में कैसे का मतलब होता है हाउ। रमन इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यूज ऑफ HB डज। सब्जेक्ट रमन और पहुंचना का मतलब होता है रीच। विद्यालय टू स्कूल, तो किस क्या हो जाएगा कि हाउ डज रमन रीच टू स्कूल। इसका मतलब रमन विद्यालय कैसे पहुंचता है। मेहनत के विषय में जानकारी ले रहा है। अब बात आती है कि क्या तुम और वह एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। क्या से प्रारंभ हुआ इसका मतलब HB है ये। और तुम और वह सब्जेक्ट है, एक ही कक्षा में पोजीशन है, एडवर्ब प्लेस की बात कर रहा है, पढ़ना एक्शन है, ये वर्ब है। तो क्या करेंगे इसमें सबसे पहले हम तुम और वह प्लूरल हो गया इसलिए डू। तुम यू एंड ही। पढ़ना के लिए रीड। इन द सेम क्लास और इंट्रोगेशन मार्क इन द सेम क्लास। तो क्या तुम और वह एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो क्या लिखेंगे डू यू एंड ही रीड इन द सेम क्लास। नेक्स्ट जो मैंने स्टार लगाया है इसमें क्या है कि कभी कभी सेंटेंस क्या होता है इस प्रकार से भी हो जाते हैं
कि सेंटेंस इंटरोगेशन भी होता है, लेकिन वो सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव वर्ड भी डाल देता है, इसका मतलब सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव भी हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग कि उस कंडीशन में हम HV के बाद नेगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर वर्ड है क्यों, WH वर्ड वाई, अब राजेश तो डज, वाई डज राजेश के बाद में नॉट, वाई डज राजेश नॉट कम टू स्कूल और इंटरोगेशन मार्क। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर मान लो सेंटेंस इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी होता है तो उसमें हम सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद में ME फर्स्ट लिख के इसको इस प्रकार से कर देंगे। तो थोड़ा सा इस बात को और समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। क्या है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के इसलिए होते हैं कि HB से प्रारंभ होगा और एक किसी न किसी WH वर्ड से प्रारंभ होगा। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है? देखिए कि अगर मान लो सेंटेंस में एक प्रश्न के द्वारा स्पीकर केवल अपने क्वेश्चन का आंसर यस या नो में जानना चाहता है, इसमें जानना चाहता है, यस या नो में जानना चाहता है, तो वो अपने क्वेश्चन को हर कंडीशन में HB से प्रारंभ करेगा। जैसे क्या छात्र दोपहर खाना खाते हैं, तो अगर खाते होंगे तो वो यस और नहीं खाते होंगे तो नो। क्या तुम और वह एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, अगर पढ़ते होंगे तो कहेंगे आप यस और नहीं पढ़ते हैं तो नो। लेकिन WH वर्ड से वही प्रश्न प्रारंभ होगा जो स्पीकर के द्वारा सेंटेंस में कब, कैसे या क्यों का जवाब, कब कैसे क्यों कहां का जवाब जानना चाहेगा। यानी कि किसी न किसी WH वर्ड का प्रयोग करेगा कब, कि जब सेंटेंस में कोई ना कोई रीजन जानना चाहेगा, मैनर जानना चाहेगा, प्लेस जानना चाहेगा, उस प्रकार वो सेंटेंस में क्या करेगा, अपने क्वेश्चन को किसी न किसी किससे प्रारंभ करेगा, WH वर्ड से प्रारंभ करेगा। जैसे वह रोजाना बाजार क्यों जाता है, इट मीन्स वह क्या जानना कि हम क्या जानना चाह रहे हैं, उसका रीजन क्या जानना चाह रहे हैं कि वो बाजार जाने का रीजन क्या है। व्हाट इज द रीजन टू गो टू स्कूल डेली, गो टू मार्केट डेली, यानी कि बाजार जाने का उसका रीजन क्या है। कैसे पहुंचता है, इसका मतलब हम तरीका जानना चाहते हैं कि रमन विद्यालय कैसे पहुंचता है, उसका मैनर क्या है, व्हाट इज द मैनर टू रीच टू द स्कूल, स्कूल में पहुंचने का तरीका क्या है, पैदल जाता है या साइकिल से जाता है, बस से जाता है, मोटरसाइकिल से जाता है, हम तरीका जानना चाहते हैं। इसी प्रकार से क्या है कि हम सेंटेंसों को एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी जो चीजें हैं आज आपके लिए क्लास एक बहुत ही अच्छी क्लास साबित हुई होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि ये क्लास देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स को क्या करें, आप शेयर करें। और तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक्स, नेक्स्ट मिलते हैं, ओके। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.